क्रोमोप्लास्ट, फिर ल्यूकोप्लास्ट। तो कैटेगरी थी, अगर ग्रीन होगा तो क्लोरोप्लास्ट, अदर देन ग्रीन कुछ भी होगा तो आपका सब आ जाएगा एक ब्रॉड कैटेगरी क्रोमोप्लास्ट में। व्हाइटिस है, क्रीमिस है, इसको कलरलेस बोला जाता है बायो में, दैट इज कलरलेस। बायो इसको कलर नहीं बोलता, व्हाइट कलर इज नथिंग इन बायोलॉजी। ठीक, कलरलेस हम बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट हम ट्रांसपेरेंट को बोलते हैं। ठीक, तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? जब आपका ऐसा, जैसे आप पोटैटो में स्टार्च का डिपोजिशन के बाद आप आलू कट कर रहे हो तो जो कलर आपको दिख रहा है दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। फिर मैंने वहां कन्वर्जन का बताया था, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे हरा टमाटर है वो लाल टमाटर में कन्वर्ट हुआ तो वो क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट आपका क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्जन हो गया। रिवाइज कर लिया करो ये सब चीजें। तो कलर्ड पिगमेंट की बात कर रहे हैं, इट मीन्स की जो आप फ्लावर का कलर देख रहे हो, जो आप फ्रूट का कलर देख रहे हो, एक्सेप्ट दैट ग्रीन के अलावा, ग्रीन को तो आप ध्यान में सबको रह जाता है, बाकी सारी चीजें आप ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोसाइनिन, ये सारी चीजें जो डिपोजिशन होती है उसकी वजह से आपको कलर दिखता है। जब आपने एल्गी पढ़ा है वहां पे भी आपने देखे थे पिगमेंट। ठीक है, एल्गी का क्लासिफिकेशन ही पिगमेंट बेस्ड है। तो कलर पिगमेंट, हम कलर को आइसोलेट, एक नेचुरल फ्लावर का नाम मैं भूल रही हूँ, साइंटिफिक और हिंदी दोनों ही है। रेड रेड कलर के फ्लावर आते हैं, जस्ट होली के पहले आते हैं। पहले ये पैकेट में जो अबीर गुलाल ये सब मिलते हैं वो नहीं होता था। ठीक है, उस तरीके से कलर नहीं होते थे। होली का मतलब आप कीचड़ से खेल लो, आप जो ये रोड बनाने के लिए यूज होता है ना ब्लैक कलर, इससे खेलते थे, तार, कोलतार बोलते हैं उसको। फिर आप एक एक सिल्वर कलर की क्रीम आती थी। क्रीम मतलब वो ऐसे लगा लो तो उसपे कोई कलर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि इन सब चीजों से होली होती थी। और जो लोग हेल्दी होली खेलते थे वो उस फ्लावर से कलर बनाते थे, उसको एक दिन पहले 2 दिन पहले से भिगो के रख रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, फिर उससे एकदम नेचुरल कलर निकलेगा, फिर उससे होली होती। ठीक है, तो लाइक कि आप पिगमेंट, जब आप कलर्स आइसोलेट कर रहे हो, आप हल्दी का एक कलर देख रहे हो कि एक कलर है, तो आप नेचुरल कलर्स हैं। तो ये कलर्ड पिगमेंट, इस कलर का उस प्लांट को कोई काम नहीं है। इस चीज को रिलेट करो, उस हल्दी के कलर से प्लांट को कोई मतलब नहीं था कि वो हल्दी पीले कलर की हुई। ह्यूमन ने उसको यूज किया कि हम इसको खाने में डालेंगे, हमारा तो खाना कलरफुल दिख जाएगा। क्लियर? तो लाइक उसकी हर्बल वैल्यूज भी हैं, अपनी मेडिसिनल वैल्यू भी हैं, बट अभी अभी हम सिर्फ कलर की बात कर रहे हैं। तो कलर पिगमेंट को आइसोलेट कर लिया गया तो नेचुरल कलर्स बना रहे हैं। सेंट, जो नेक्टर है, जो फ्रेग्रेंस है, नेक्टर से तुम्हारा हनी डेवलप हो रहा है जाके। ठीक है, पूरा हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म हनी बी वाला, तो वहां पे सेंट से ही आपका पूरा नेक्टर से आपका वो फॉर्म हो रहा है। फिर आप देख रहे हो कि फ्लावर्स में अलग अलग तरीके के फ्रेग्रेंस होते हैं। अब तो आपको बॉटल में मिल जाता है, आप केक भी बनाते हो तो उसमें फ्लेवर डाल दे रहे हैं, वनीला फ्लेवर, वनीला का उसमें नामो निशान नहीं है, और वनीला एसेंस आपने डाल दिया, लेमन एसेंस। तो वो सब चीज क्या है, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ठीक है, जो प्रोड्यूस हुए थे पहले प्लांट से, फिर हमने उसके केमिकल्स जान लिए और लिखा था ना, इफ पॉसिबल वी कैन सिंथेसाइज, क्योंकि हम उसको कमर्शियली यूज कर रहे हैं। तो हम उसको, उसकी प्रोडक्शन को हाई करने के लिए अब हमने प्लांट के सोर्स छोड़ के उसको हम केमिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो सेंट हो गया, गम्स, स्पाइसेस, जो मसाले हो गए। ठीक, ये सब हमारा एक तरीके से सब क्या है, आपका सेकेंडरी प्रोडक्ट है, क्योंकि इट्स, ये प्लांट में न सिक्रीट होके इनका कोई काम नहीं हो रहा है। इन कलर्स का प्लांट को कोई काम नहीं है, एक्सेप्ट फ्लावर्स को वो अट्रैक्टिंग इंसेक्टो, जब एंटेमोफिली वगैरह तुम लोग रिप्रोडक्शन के, पॉलिनेशन के टाइप्स मैंने पहले भी बताया हुआ है थोड़ा, तो वहां पे अट्रैक्शन पे रोल प्ले करते हैं। ऑल्दो कि हमें पता है कि कंपाउंड आई होती है। ठीक है, उनको सब कुछ पैचेस में दिख रहा है, उनको ये फ्लावर इस तरीके से दिख ही नहीं रहा जैसे हम लोग फ्लावर देख रहे हैं, फिर भी एक तरीके का वो अट्रैक्शन है। फ्रेग्रेंस एक तरीके का अट्रैक्शन है, लेकिन इट्स से वो प्लांट अपने अंदर कोई उसका मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट का यूज नहीं कर। तो दैट ऑल आर कैटेगराइज्ड इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब आपको एक टेबल दी हुई है, उस टेबल को आपको बहुत अच्छे से बार बार पढ़ते रहना है टाइम टू टाइम। While primary metabolites have identifiable functions and play known roles in normal physiological process. Physiological process क्या हो गई? जो आप डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम देख रहे हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम देख रहे हो, जो भी इंटरनली प्रोसेस चल रहा है, दैट इज फिजियोलॉजी।
ठीक है। प्लांट के अंदर जो आपका वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, फूड फोटोसिंथेसिस बन रही है, फोटोसिंथेसिस का बनना, फिर उसका ट्रांसपोर्ट होना, दैट ऑल आर द प्लांट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है। हार्मोन से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, मिनरल से रिलेटेड आप कुछ पढ़ रहे हो प्लांट में कि वो मिनरल उस प्लांट के अंदर गए, आपने एक गमले में प्लांट लगाया, भाई वो प्लांट कैसे बड़ा हो रहा है, उसके अंदर एक फिजियोलॉजी चल रही है, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। एक ह्यूमन कैसे ग्रोथ कर रहा है, कैसे डेवलप कर रहा है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ऑल जो प्राइमरी रोल्स हमें पता है वो प्राइमरी मेटाबोलाइट के हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं फिजियोलॉजी में। ठीक है। आपके माइंड में चलना चाहिए कि ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी दो कैटेगरी होगी। माइक्रोबियल फिजियोलॉजी भी होती है, फंगल फिजियोलॉजी भी होती है, लेकिन अभी आप ब्रॉडर सोचो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम एक ऐसी चीज है जो आपकी यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर तक, मतलब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम भी था और यूकैरियोटिक राइबोसोम भी था। उसके अलावा प्रोकैरियोटिक में कोई ऐसा सेल ऑर्गेनेल नहीं था, याद है ना। सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, साइटोप्लाज्म है, जेनेटिक मटेरियल ओपन था जिसको हम लोग न्यूक्लियाइड बोल रहे थे, पैकेट जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। अब इट कैन बी डीएनए, इट कैन बी आरएनए। वायरस की बात करेंगे हम आरएनए होगा, बैक्टीरियल मोस्ट ऑफ द केसेस में डीएनए। तो मीन्स जब हम फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इंटरनली वो प्रोसेस चलने के लिए डीएनए कोड कर रहा है, डीएनए इन्फॉर्मेशन दिया, आरएनए को उसने इन्फॉर्मेशन दिया, आरएनए राइबोसोम के पास आएगी, आरएनए में मेनली हम बोले तो एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए इन्फॉर्मेशन को लेके राइबोसोम के पास आया और उसने उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसीड किया। उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही आपका डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड, डिफरेंट टाइप का प्रोटीन, डिफरेंट टाइप का कार्बोहाइड्रेट, डिफरेंट टाइप के लिपिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है और उसने उसको यूज किया। कहीं मेम्ब्रेन बनाने में यूज कर रहा है, कहीं रिसेप्टर बनाने में यूज कर रहा है, कहीं मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स बन रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मेशन हुआ है इसका उसने इटसेल्फ कोई यूज नहीं किया। तो ये वाला आपको ऑलरेडी इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, आप इसको फोकस करोगे। we do while primary metabolites have identifiable functions and play known roles in normal physiological process, we do not at the moment understand the role of function of all the secondary metabolites in host organism. Clear? सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्लांट और फंगस माइक्रोब्स इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके अंदर खुद के लिए क्या यूटिलाइजेशन है, ये स्टिल रिसर्च का वर्क है कि वो देखो कोई भी प्रोसेस हो रहा है, एटीपी यूज हो रहा है, एनर्जी चाहिए, उस सेल ने डिवाइड, उस सेल ने फंक्शन किया है, मेटाबॉलिज्म किया है, इट मींस कि उसने एटीपी को यूज किया, वो ट्रांसपोर्ट हुआ होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैरियर की तरह आई होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्टेशन किया होगा, फिर से एटीपी यूज किया होगा। अपनी एनर्जी को वो यूज क्यों कर रहा है जब उसका कोई कोई काम ही नहीं था। तो दैट ऑल आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट जिनका आपको पूरा प्रॉपर फंक्शन नहीं पता है कि वो क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं। However, many of them are useful to human welfare. Example, rubber, drugs, spices, sand, and pigments. Some secondary metabolites have ecological importance, जो आपका जैसे आप ड्रग सप्लाई कर रहे हो तो ये सब क्या हो गया, एक तरीके से आपकी इकोलॉजिकल इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूशन हो गया इनका। तो इकोलॉजिकल इकोलॉजी में रोल प्ले कर रहे हैं। इन द लेटर चैप्टर एंड इयर्स यू विल लर्न मोर अबाउट दिस। ऐसे नहीं होता, हम ही पढ़ाएंगे आपको मोर अबाउट दिस। थोड़ा सा सारे जो यहाँ पे केमिकल्स आए हैं बस उनके नाम से और उनके बारे में अपने को ध्यान से देख लेना, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, आज ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपका जो काम का है 90% क्वेश्चन तो इसी टेबल से आ जाए, डिटेल में आपको जाने की जरूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी आप इनका सोर्स और ये कैसे वर्क कर रहे हैं उस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो पिगमेंट्स की बात करें तो हम कैरोटेनॉइड्स, एंथोसायनिन, जो आप ये ब्रोकली वगैरह देख रहे हो, ठीक है, पर्पल शिमला मिर्च के डिफरेंट डिफरेंट कलर देख रहे हो, उनका कुछ मेडिसिनल पर्पस भी है और वो हेल्थी भी रोल प्ले कर रही है। तो दैट ऑल आर डिपेंडेंट ऑन उनके पिगमेंट। ठीक है। हरी शिमला मिर्च अलग दिख रही है, रेड कैप्सिकम अलग दिख रहा है, तो उनके न्यूट्रिटिव वैल्यू में जो डिफरेंसेस आ गए, अब वो किस वजह से, इस पिगमेंट की वजह से। क्लियर। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बोल रहे हैं। कैरोटेनॉइड्स, एंथोसायनिन, ये दो एग्जांपल दिया हुआ है आपको पिगमेंट का। एल्केलॉइड्स, ठीक है, एल्केलिक मटेरियल है, वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे मॉर्फिन आपका पेन किलर बनाने में यूज हो रहा है, कोडीन, ठीक है, ये आपके ड्रग्स केमिकल्स हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं।
टर्पेनॉइड्स, मोनोटर्पिन्स, डायटर्पिन्स। अब इनके कितनी यूनिट है, तो दो एग्जांपल, ये ब्रॉड कैटेगरी है, किसी का सिंगल नेम नहीं है। मोनोटर्पिन्स एक कैटेगरी है, डायटर्पिन भी एक कैटेगरी है। एसेंशियल ऑयल, हम लेमन ग्रास ऑयल की बात करें तो लेमन ग्रास अभी फिगर में भी डाला है, शायद तुम लोग देखे हो, मैंने भोपाल में देखा था, एक चाय में ही डालने के लिए एक ऐसे लॉन्ग, जैसे साइकस के पेड़ में आप देख लो लंबी सी लीफ है, उसी तरीके के वो लंबे लंबे लीफ निकले होते हैं। ठीक, उनको तोड़ के चाय में डालो तो एक अलग सा एसेंस आता है लेमन अदरक वाला। ना वो लेमन है ना वो अदरक है, लेकिन उससे टेस्ट आता है। ठीक है, तो हर्बल टी का पार्ट है लेमन ग्रास ऑयल। तो ये भी प्लांट के खुद के काम का नहीं है, लेकिन हम यूज कर रहे हैं। टॉक्सिन्स, अब आपने देखा है कि कुछ ऐसे टॉक्सिन रिलीजिंग प्लांट्स भी होते हैं जो आप जैसे आप मोस्ट कॉमन देखो, मस्टर्ड ऑयल का प्लांट देखा है, सरसों का पेड़ देखा है, उसको आप कभी देखो, अगर गेहूं वगैरह की कहीं खेती देखो तो उसके बीच में वो ऑटोमेटिकली ऐसे ही जर्मिनेट कर जाते हैं पॉलिनेशन की वजह से। तो उसमें उसकी आप लीफ देखोगे ना, उसको आप रब करोगे और फिर आप टेस्ट करोगे ना, तो आपसे ही नहीं टेस्ट किया जाएगा। तो वो क्या होगे, वो उनके केमिकल्स ऐसे होंगे जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब वो एक बिटर टेस्ट के साथ है अर्थ पे, तो उसको कोई ऐसा नहीं कि प्लांट कोई एनिमल, कोई कैटल्स वहां से जा रहा है तो वो उसको खाएगा, उनके पास भी टेस्ट बर्ड है, तो वो उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, फिर ऐसे कुछ जैसे वो आप मदार के फूल का और उसका सुने होंगे, लेटेक्स जो उससे दूध निकलता है, आंख में नहीं लगना चाहिए, शिवरात्रि वगैरह पे तोड़ते हैं, तो मम्मी लोग पहले इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अरे वो आंख में ना लगे, उसका दूध ना लगे। वो क्यों ना लगे, क्योंकि उससे ब्लाइंडनेस हो जाती है, चली जाती है, आंख की डैमेज हो जाती है। तो डेट आर की उनसे ऐसे केमिकल रिलीज हो रहे हैं जो कि टॉक्सिक इफेक्ट को दिए। ठीक है, कॉफी हमने बना लिया, हमारे फायदे की थी तो हमने कॉफी बना लिया। अब जब हमने देखा दो तीन केस देख रहे हैं आसपास, भले ही साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन एक लेमैन भी देख रहा है कि इसकी डेथ इसकी वजह से हो गई थी, कुछ तो इसने किया है। तो वो देखने के, जैसे सिविलाइजेशन जब डेवलप हो रही थी तब तो वहाँ डॉक्टर नहीं थे, तब तो वहाँ साइंटिस्ट नहीं थे, तो वो अपना आपस में, कपड़े भी नहीं अभी बनने थे, छाल और ये लेके चल रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक सेपरेशन बनाना स्टार्ट कर दिया कि हमें शेर के सामने नहीं आना है, हम बकरी को पालेंगे, हम गाय को पालेंगे। तो दैट इज जस्ट ऑब्जर्वेशन। शेर के पास कोई गया होगा तो उसको अटैक कर दिया, उसको किल कर दिया। उसी तरीके से वो केमिकल जो रिलीज हो रहे थे और जिसको किसी ने खाया और वो टॉक्सिक इफेक्ट देखे गए, तो वो क्या हो गए, सारे टॉक्सिन्स हो। क्लियर? तो एब्रिसिन रेसिन इसमें इंपॉर्टेंट है। लैक्टिन्स में आ जाता है ड्रग्स बनाने में, कोंकावैलिन ड्रग्स में। एंड देन एक ड्रग्स आपका आ जाता है, ये आपका कैंसर ड्रग है, विनब्लास्टिन एंड कर्कुमिन, दैट इज अगेन ड्रग्स। फिर पॉलीमेरिक सब्सटेंस, पॉलीमर्स हैं, रबर है, गम है, सेलुलोज है। सेलुलोज आपको प्राइमरी में भी रखना है, सेकेंडरी में भी, क्योंकि उससे आपका पेपर फॉर्मेशन में रोल प्ले जाए। ठीक है, तो सेलुलोज इज प्राइमरी भी, प्राइमरी ध्यान में रखना है हमें कि प्राइमरी डिपोजिशन जो हो रहा है, सेल वॉल का जो फंक्शन है, दैट इज रिलेटेड टू सेलुलोज। तो यहाँ लिस्ट में नाम दे दिया है, इसलिए आपको एक चीज यहाँ पे मार्क करके रख लेना है कि सेलुलोज को आप प्राइमरी में भी मेंशन करो। ठीक है, अब हम इन्हीं जो आपके नाम दिए हुए हैं, इसको जितनी हमने कथा बोल दी उस सबको आप देख लो। जैसे आपको पता है टोमेटो का लाइकोपीन पिगमेंट है। ठीक है, कैरेट का आप सुनते हो विटामिन ए रिच होता है, वो विटामिन ए कभी बॉडी में विटामिन बनते नहीं है, उनको हम सप्लीमेंट्स से लेते हैं। तो वो सप्लीमेंट्स में किसी फॉर्म में, जैसे कैरोटीन के फॉर्म में जा रहा है, बीटा कैरोटीन के फॉर्म में गया, फिर वो मेटाबॉलिज्म होगा, लिवर में मेटाबोलाइज होगा, वो कन्वर्ट होगा, देन बॉडी उसको यूज होती करती है। ठीक है, तो दैट इज अगेन डिफरेंट डिफरेंट पाथवे हैं। तो बीटा कैरोटीन हो गया, अल्फा कैरोटीन हो गया, क्रिप्टोसाइनिन, एंथीन हो गया, लेटिन हो गया, लाइकोपीन हो गया, तो ये सब आपका क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट वाला कन्वर्जन। ठीक है, जैसे आप उसका मैचुरेशन देख रहे हो, कहीं पे फ्रूट रेपनिंग में वो रोल प्ले किया है। ठीक है, कलर चेंज हुआ, आप हरे बनाना का कलर अलग दिखेगा, पके हुए बनाने का कलर अलग है। इसी तरीके से आप वहां पे एक देख रहे हो। फिर आपका ये एंथ्रोसाइनिन का एग्जांपल है, ब्लू कलर है एंथोसाइनिन। ठीक है, पर्पल कलर पिगमेंट से रिलेटेड, तो आप जो भी बेरी वगैरह देख रहे हो ना, उसमें एंथोसाइनिन प्रेजेंट होता है। ऐसे भी आपने अगर कभी देखा हो तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी आप देखते हो कि बेरी जेल, बेरी फेस वॉश, बेरी सीरम, इस तरीके के प्रोडक्ट दिखते हैं। ठीक है, तो वो डाइट में यूज कर ले तो ज्यादा बेटर, वो पहुंचेगा, वो बॉडी में काम करेगा, लेकिन लोग इसको
कॉस्मेटिक्स में यूज ज्यादा हो रहा है, तो बेरी में मैक्सिमम मेनली रिलेटेड टू होती है आपकी एजिंग से। ठीक है, आपके रिवाइटल जितनी आप क्रीम वगैरह देखोगे ना, वहां पे एंटी एजिंग जो क्रीम हो उसमें बेरी का आपको दिखेगा कई क्रीम। एंथोसाइनिन जो आपका टेबल में दिया हुआ है दैट इज रिलेटेड टू बेरी से एक्सट्रैक्टेड मटेरियल केमिकल। ठीक है, अभी आपने ड्रग केस देखा, सुशांत के बाद इतना ज्यादा ड्रग 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 हो रहा है, दैट इज नथिंग यार, कुछ नहीं होता। वो सिर्फ वो कौन कितना कंज्यूम कर रहा है उस पर है। वही ड्रग हम लोग मेडिसिनल भी यूज करते हैं, तो दैट आर मेडिसिन एक्चुअली। ठीक है, तो मॉर्फिन वगैरह जब आप मोस्ट एकदम पेन किलर जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव पेन किलर के सीरीज में आती है, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जिसका है, लार्ज मतलब कवर करेगी एरिया को, दैट इज मॉर्फिन। तो वो मॉर्फिन भी इसी को पेपेन वगैरह से आइसोलेट किया जाता है। तो उसके एक ही प्लांट के डिफरेंट सोर्सेज है। फ्रूट से क्या बनाया जा रहा है, लीफ से क्या बनाया जा रहा है, हरवे से जब जो छोटा है तो आप उससे क्या आइसोलेट कर रहे हो। तो डिफरेंट टाइप के वहां पे केमिकल्स हैं जिसमें आप उसको ड्रग ले लो और उसी का एडिक्शन कर लो तो वो नशा हो जाती है। ठीक है, तो मॉर्फिन वगैरह जो है दैट इज अगेन अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये सब स्ट्रक्चर बनाना नहीं है, जस्ट आप वहां पे देख रहे थे, उससे आप ध्यान में रखो। तो जैसे पैक्लीटैक्सोल ये भी आपके कैंसर ड्रग है। ठीक है, एलर्जिक ड्रग है। कुकुरबिटेसिन ये आपको जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि मस्टर्ड में कुछ ऐसा बिटर सिक्रीट हो रहा है जिसकी वजह से उसको एनिमल्स नहीं उसकी ग्रेजिंग नहीं कर रहे, उसको खा नहीं रहे, तो उससे भी हम लोगों ने आइसोलेट करके ड्रग बना दी। मॉर्फिन मैंने बताया कि वो पेन किलर है। तो इस तरीके से स्ट्रॉबेरीज में भी बहुत रिसोर्सेज, एंटीऑक्सीडेंट्स का भी रिसोर्सेज है पूरा, अच्छा एक हेल्दी के लिए। तो यहाँ से आइसोलेट करके हमने उसके केमिकल से बना लिया। जैसे सैटिन आपका कार्डियो के लिए यूज किया गया, तो स्टैटिन यूज किया गया। तो फिर आपका इस तरीके से कई ड्रग, जैसे आपका माइक्रोब से रिलेटेड आ जाएगा। खैर वो तो जब आपका ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है तो ऑटो इम्यून सप्लेंट ना हो उसको, मतलब फॉरेन ऑर्गन को अपना ऑर्गन समझे, हमारी इम्यून बॉडी इम्यून सिस्टम उसको रिपेल ना करे, इसलिए हमें इम्यून सप्रेसेंट ड्रग्स को भी यूज करना पड़ता है। तो वो भी ये सोर्स है। तो जिनका भी ट्रांसप्लांट होता है वो थ्रू लाइफ उस ड्रग्स को लेते हैं जब तक कि वो बॉडी अडॉप्ट ना कर ले, क्योंकि वो एमएससी वाला फंडा याद होगा तुम लोग को कि हर एक सेल के ऊपर उसका घर का एड्रेस वाला नेम प्लेट चिपका हुआ है। ठीक, वो नेम प्लेट जब हम बाहर से हमने लीवर ट्रांसप्लांट कराया या हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ या कोई भी आपने ट्रांसप्लांटेशन कराया, ग्राफ्टिंग कराई, तो उस वक्त वो सेप्टर वहां पे नहीं प्रेजेंट होते, इसलिए वो आपको ड्रग्स लेने पड़ेंगे। तो बेसिकली सेकेंडरी मेटाबोलाइट से आप ड्रग्स यूज कर रहे हो। फिर ये आपका लेमन जिंजर ऑयल वाला जो हमने बताया, उसका यही यही उसकी लीव है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर, तो इसको तोड़ के डाल दें तो और धीरे धीरे ऐसे ही बॉयल होती रहेगी तो चाय में इसका टेस्ट आ जाता है। तो दिस इज अगेन हर्ब्स है। ठीक है, पता है हमें चाय की भी एक सर्टेन लिमिट के बाद चाय भी कैफीन वगैरह हार्मफुल होती है बॉडी के लिए। एक ये बहुत अच्छा है एब्रिन टॉक्सिन, इसके नेचुरल इसको गिफ्ट है कि इसके सारे सीड जो 99.9% सीड, इन सब का वेट साइज एक ही होता है। मतलब नेचर में इनके अंदर इतना बैलेंसिंग है कि एब्रिन टॉक्सिन इससे आइसोलेट किया जाता है। और तुम लोगों ने कहावत शायद सुनी हो, रत्ती भर का तुम्हारा भाव नहीं है, रत्ती भर की औकात नहीं है, ऐसे यूज करते हो। तो दैट रत्ती इज व्हाट, सोनार लोग इसको वेट करने के लिए यूज करते थे। अब शुरू से ऐसे ऐसे ग्राम ग्राम नहीं बने हुए हैं ना वेट वगैरह, तो इसको एक पैरामीटर्स की तरह एक लिया जाता था कि मेजरमेंट के लिए ये इतना फिक्स है कि इसके सारे बीज कहीं पे भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, सब बीज 99.9% बीज की साइज और शेप एक ही है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने रिलीज किया। अब इसका जो तुम्हें फेस दिख रहा है दैट इज लुक लाइक अ ड्रैकुला। तो इससे जो टॉक्सिक रिलीज हो रहा है वो भी बहुत हार्मफुल है। अगर ये ग्रेजिंग वगैरह में जा रहा है तो फिर डेथ कॉज कर जाता है। एब्रिन टॉक्सिन ये भी आपका दिया हुआ है वहां पे टॉक्सिन मटेरियल में। इसी तरीके से रेजिन रेजिन रिलीज हो रहा है, कैस्टर कैस्टर बीन, अरंडी का तेल सुना होगा तुम लोगों ने, अगर ये कहीं पे भी आयुर्वेदा वगैरह सुना हो तो उसमें कैस्टर ऑयल या इंग्लिश में भी सुना होगा तो कैस्टर ऑयल सुना होगा। ठीक है, तो कैस्टर बीन उससे भी जो उसके बीज में रिलीज होता है ना एक टॉक्सिक मटेरियल है दैट इज रेसिन। रेसिन टेबल में जो दिया हुआ है,
वो ध्यान में रखना। फिर विनब्लास्टिन, ये सब ड्रग्स हैं। विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन ये नोट कर लोगे, ठीक है, क्योंकि आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का भी पार्ट है। विनब्लास्टिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हॉकिंस डिजीज। कुछ ऐसी डिजीज होती है ना बेटा कि जैसे इन डिजीज का क्योर आपको लॉन्ग टर्म में वो डिजीज डेथ होगी, जैसे HIV हो गया जैसे। तो एक आप बस प्रिवेंशन की तरह आप यूज कर सकते हो कि आप कितने टाइम में होगी, एक आप अपनी लाइफ बढ़ा सकते हो, लेकिन एट द एंड उस डिजीज की वजह से डेथ होगी। तो उस तरीके की ड्रग्स में आ जाती है विनब्लास्टिन, जो आपका कैंसर ड्रग्स है एक तरीके से ल्यूकेमिया की, और उसको एक टॉलरेट करने की एफिशिएंसी देती जाती है बॉडी को, पूरी तरीके से क्योर नहीं करेगी। इसी तरीके से विनक्रिस्टिक भी है, साइटोटॉक्सिक इफेक्ट शो करती है। साइटोटॉक्सिक, साइटो मीन सेल, ठीक, सेल के लिए टॉक्सिक इफेक्ट। कौन सी सेल? कैंसर सेल। कैंसर सेल भी एक सेल है। कैंसर सेल इज नॉट अ कोई ऑर्गन वगैरह नहीं है, कोई ऐसा अपना सिस्टम नहीं डैमेज कर रहा है, जस्ट अपनी नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, और वो बहुत रैपिड डिवाइड करती है, और टूट टूट के फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आ जाती है, ब्लड के थ्रू इस जगह से उस जगह, इस जगह से उस जगह वो ट्रांसपोर्ट कर रही है, तो आपके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में कैंसर के होने के चांसेस है। अब इसकी भी पूरी कैटेगरी है कि कौन सा कैंसर है, तब ये क्या हो रहा है। तो एक तरीके से ट्रीटमेंट साइटोटॉक्सिक इफेक्ट, मतलब वो सेल की एक्टिविटी को टॉक्सिक कर देगी, ठीक है। तो विनक्रिस्टिन का भी नाम नोट डाउन कर लीजिए। इट इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर इन चिल्ड्रन, स्मॉल सेल लंग कैंसर, सर्वाइकल कैंसर एंड वेजाइनल कैंसर, इनके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। मैकेनिज्म, both alkaloids and antimetabolites interfere with the synthesis of deoxyribonucleic acid। किसका? जो कॉजिंग एजेंट है, जो आपका कॉजिंग एजेंट है, या आप यहाँ पे बात करो कि कैंसर सेल के अंदर उसका भी बेचारे के अपना एक बेचारा, क्या बोल रही हूँ मैं, उसका एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में बैठा हुआ उसका भी बॉस है, क्लियर, डीएनए है वहां पे। इस डीएनए के मैकेनिज्म पे जाके ये एक्ट कर गई दवा है, तो इसका कहानी खत्म। ये कहने में अच्छा लगता है, बट ये सब एक सर्टेन लिमिट तक, प्राइमरी स्टेज का, सेकेंडरी स्टेज का, तभी ये सब वर्क करती है, अदरवाइज अभी तक ऐसा कोई क्योर नहीं है कैंसर का। नॉन पैथोजेनिक इन्फेक्शन में सबसे, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में सबसे जो डेथ रेट हाई होता है वो कैंसर का ही है। फिर कोंकावेलिन का वहां पे नाम था, इट इज अ लेक्टिन ओरिजिनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जैकबिन कैनावेलिया। ये भाई ये साइंटिफिक नेम याद कर लेना, मैं नहीं याद करती ये सब ना, मैं याद करके बैठूंगी, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम याद करना तुम लोग का काम है। इट इज अ मेंबर ऑफ लिग्यूम फैमिली। लिग्यूम फैमिली कौन सी है? पल्सेस वाली, फैबेसी वाली, ठीक। इट बाइंड्स स्पेसिफिकली टू सर्टेन स्ट्रक्चर फाउंड इन वेरियस sugar, glycoprotein and glycolipids and is known for its ability to stimulate T cell। T cell क्या है? आपकी इम्यून सेल है, ठीक है। स्टिमुलेट कर रही है इम्यून सेल को, इट मीन्स कि वो हमारे बॉडी के अंदर की इम्यूनिटी को हाई कर, क्लियर, इम्यूनिटी के लिए पॉजिटिव इफेक्ट कर रही है। अभी अपने को बहुत नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये ध्यान में रखो टी सेल का नाम आया, इट मीन्स कि दैट ड्रग एक्ट ऑन इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम को हमारे राइज कर रहे हैं। जैसे अब कोई वायरस अंदर आया, वायरस का काम क्या है? वो अपना आरएनए ला के अंदर डाला, उसके आरएनए के पास प्रॉपर्टी है कि वो हमारे डीएनए के साथ कोलैबोरेट कर जाता है। एक जैसे आपका कोई फ्लाइट हाईजैक हुआ, ठीक है, वो पायलट हमारा, वो प्लेन हमारा, लेकिन आतंकवादी अंदर आ गए, तो वो पायलट उसके अकॉर्डिंग उड़ाएगा। सेम वे में डीएनए हमारी, सेल हमारी, सब कुछ हमारा, लेकिन वो वायरस अंदर एंटर कर गया है, तो वो हमारी मैकेनिज्म को हाईजैक कर लेगा, क्लियर। अब वो डीएनए से अपने मन का काम कराएगा। तो ऐसे सेल के भी डीएनए को खत्म कर दिया जाए। तुम हमारी सेल ऑक्युपाइड कर रहे हो, हम अपनी सेल को ही टारगेट कर रहे हैं। हमने ऐसा ड्रग बनाया कि तुम जिस एरिया में पहुंच चुके हो, हमें जैसे कहते हैं ना कि कुछ सैनिक की डेथ तो होगी, जब वॉर होगा तो कुछ सैनिक भी मरेंगे अपने, तो उसी तरीके से हमारी कुछ सैनिक, कुछ सेल्स हमारी भी खत्म होगी। तो इस तरीके से ये सब मोड ऑफ एक्शन होता है। कॉने वॉज द फर्स्ट लैक्टिन टू बी अवेलेबल ऑन अ कमर्शियल बेसिस, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा आपको, ये कॉन्कावेलिन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है इस साल, अगले साल आने का, क्योंकि इसको आए हुए थोड़ा टाइम हो चुका है, और ये टेबल में अभी तक ऐसा क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है, ठीक। अब टर्मरिक, कुर्कुमिन, ये सब चीजें, इलायची हो गई, बड़ी इलायची हो गई, ये सब हमें पता है कि इनसे हम कुछ ना कुछ बेनिफिट ले रहे हैं,
ठीक है। जो भी स्पाइसेस हम लोग डाल रहे हैं, कहते हैं ना कि एकदम बिना मसालेदार खाना भी नहीं खाना चाहिए, आप कोई मरीज नहीं हो, तो यू शुड ऐड सम स्पाइसेस, थोड़ा स्पाइसी खाना खाना चाहिए, थोड़ी मिर्च खानी चाहिए। और ये सब आपका डेवलपमेंट वाले फेज में, आप जैसे आप टीनेजर में जा रहे हो ना, तो आप लोग को कब तक खा लेना चाहिए, आपकी बॉडी अडॉप्ट हो जाए इसकी। ठीक है, इन सबका इम्यून रोल है, ये आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में रोल प्ले करते हैं। अब ऐसा नहीं कह रहे कि गरम मसाला डाल के एकदम खा लिया छोंक के, वैसा भी नहीं करना, बट कुछ अमाउंट में सबका अपना मेडिसिनल वैल्यू है। तो दे आर एंटी इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, कहीं कोई इन्फेक्शन हुआ है इंटरनली, वो वहां पे जैसे आप बाहर स्किन पे देख रहे हो ना, रेडनेस हो जाती है। ठीक है, एक मच्छर काटा, थोड़ा सा रेडनेस हो गया, थोड़ी देर खुजलाए, कभी हनी भी अगर बाइट की हो तो आपने देखा हो इस तरीके के सिम्टम्स, या किसी को होते हुए देखा हो, तो दैट इज एक्सटर्नल इन्फ्लेमेशन। इसी तरीके से आपके इंटरनल सेल आपस में या किसी फंक्शन की वजह से, जैसे आप एग्जांपल ले लो बर्नौली थ्योरम, कि कितना पैसेज है आर्टरी का, कितना आपको उसका डायमीटर है, उसके अकॉर्डिंग लिक्विड का फ्लो वेलोसिटी बढ़ता है। ठीक है, तो अगर आपकी आर्टरीज, जस्ट सपोर्ट ये आर्टरीज है, आर्टरी को मैंने कॉन्स्ट्रक्ट कर दिया और ब्लड उसी तरीके से जा रहा है, तो अब उसको कम डायमीटर मिल रहा है, पाइप आपकी नैरो होगी। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा बाउंड्री पे, तो उस बाउंड्री से डैमेज होती है सेल। उस ब्लड प्रेशर, जो हाई ब्लड प्रेशर हम लोग बोल रहे हैं, तेजी से ब्लड जा रहा है, तो उसने डैमेज किया, वॉल को डैमेज किया, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एंटी इन्फ्लेमेशन, अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ है उसको भी हील करने में रोल प्ले कर रहे हैं। इसी तरीके से नंबर ऑफ ऑर्गन्स, नंबर ऑफ लेयर्स अपने आपस में, उनको डेली इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होते हैं और वो ऑटो हील होती रहती है। ठीक है, सेल डैमेज हो रही है, सेल रिपेयर होती है, डीएनए डैमेज हुआ, डीएनए रिपेयर होता है, सबका रिपेयरिंग मैकेनिज्म चल रहा है, उसमें ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आप जरूरी नहीं है कि आप बीमार पड़े तभी आप हल्दी दूध पियो। हल्दी दूध एक ऐसी चीज है जो आपको वीकली एक दो बार पीते रहना चाहिए। हेल्दी स्किन के लिए टर्मरिक का रोल है। वेट मैनेजमेंट, आप पैक वैक में देखे हुए हल्दी मिला के लगाने का देता रहता है। वेट मैनेजमेंट, वेट लॉस, हाई कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, पेन मैनेजमेंट, इन सब चीजों में हम लोग इनको रोल यूज कर रहे हैं, एंड दे ऑल आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, क्योंकि खुद प्लांट को इसका कोई ऐसा सच बेनिफिट नहीं ले रहा है। ये गोंद वाले जो लड्डू बताए मैंने, और ये जो एक ऑब्जर्व करने को बताया कि स्टेम वगैरह पे आपने देखा होगा इस तरीके से ग्रोथ होता हुआ, एक बॉडी ऐसे आपको कुछ दिखेगा कि कुछ चिपचिपा सा वहां सिक्रीट हुआ है, डिपॉजिट है, तो इसको आइसोलेट करके फिर इससे निकाला जाता है। इससे आपका जैसे आप ये यूज करते हो ना, जो जेल वगैरह छाले लगने पे होता है, वो उसको यूज करने में, आपको ट्रीट करने में ये रोल प्ले करते हैं। माउथ फ्रेशनर की तरह रोल प्ले करते हैं, वेट लॉस में रोल प्ले कर रहे हैं। फिर आपको जब मैंने बताया कि एक कोई लेडी है, उसकी डिलीवरी हुई है, उसके बाद उसको बॉडी को बहुत, बॉडी का लॉस बहुत होता है, प्रेगनेंसी के टाइम में बॉडी बहुत कुछ लॉस करती है। ठीक है, उन सब चीजों को कम टाइम में हीलिंग के लिए, ये कोई ऐसा शौकिया नहीं होता है कि लड्डू खिलाना है। ठीक है, दैट इज नॉट ट्रेडिशनली, उसका एक मेडिसिनल पर्पज है। अब जब सिजेरियन होता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है, तो इन सब चीजों पे बैन होता है, डॉक्टर मना करते हैं, क्योंकि इनके फिर निगेटिव इम्पैक्ट। तो जस्ट हमें ट्रेडिशनली भी नहीं फॉलो करना होता है, एक नॉलेज कि उससे क्या लॉस हुआ था, कहाँ पे ये नुकसान करेगा। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटेड बॉडी है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप बढ़िया ये सब खाओ तो 1 महीने में, 10-15 दिन में नॉर्मल हो जाती है बॉडी, वाटर जो बॉडी में ब्लड का लॉस वगैरह हुआ है वो सब हील हो जाता है 1 महीने के अंदर अंदर। लेकिन ऑपरेशन है, सिजेरियन है, तो आपको 3 मंथ to 6 मंथ लगता है, तो उसमें उसके बाद में फिर दिया जाता है, 3 मंथ के बाद आपको ये लड्डू वगैरह दिए जाते हैं। तो जस्ट बिकॉज इनकी हीलिंग कैपेसिटी हाई है। ठीक है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल होता रहता है ब्लड में, उसको मेंटेन करने में रोल प्ले कर रहा है। एंटी कैंसर भी यूज किया जा रहा है। लोअर ब्लड शुगर, इतना टेस्ट इनका बेटर होता है, आंवले का, करेले का, नीम का, इन सबको एंटी डायबिटिक में यूज किया ही जाता है। ठीक है, बस चलो यहाँ पे आज इसको कंप्लीट करते हैं, एंड नेक्स्ट हम लोग जो एंजाइम्स स्टार्ट कर दिए थे, थोड़ा सा ही बोला था मैंने, कुछ नोट्स नहीं कहा था बनाने को, उसको स्टार्ट करेंगे, एंड आई थिंक यही लास्ट रहेगा बायो। तो दो तीन लेक्चर जाएंगे अपने एंजाइम। क्यों जाएंगे? क्योंकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी ही फिजियोलॉजी है। जब आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, जब हम डाइजेशन पढ़ाएंगे तो वहां एंजाइम्स है। जब हम एक्सक्रीशन पढ़ाएंगे, जब हम एक्सक्रीशन में पूरा फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म पढ़ाएंगे, वहां पे ऑस्मोलैरिटी है, वहां पे एंजाइमेटिक रूल्स हो रहे हैं, तो सब आपको जानना है, इसलिए
एंजाइम का लेक्चर 2-3 लेक्चर जाएगा, पूरी इसकी मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म, टाइप्स ऑफ एंजाइम कैटेगराइज कर। और नोट्स आप कंप्लीट कर लो फटाफट। ईशा तो वेटिंग रूम के बाहर ही रहेगी पूरी। चलो, आशना, फरिया, श्रावणी, विदुला, कोई डाउट बेटा? लिंकिंग इंफॉर्मेशन ज्यादा थी, थ्योरेटिकल आपको एंजाइम्स, आपको सिर्फ रिसोर्सेज याद रखने हैं, नेम याद रखने हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट का, बट आप उसको लिंक कर पाओ। चलो बाय बाय।